हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोग का पीसीएसवाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपी आरओ को ध्यान में रखते हुए टेसीज को लगा रहे हैं और आज की जो टेसीज है जीएस वर्ल्ड की यहाँ पर होने वाली है। जीएस वर्ल्ड में हम किस विषय पर आज बात करेंगे तो विश्व के भूगोल से संबंधित आज हमारे क्वेश्चन होंगे। और विश्व का भूगोल आप सभी को पता होगा कि एग्जाम में कितना महत्वपूर्ण है। कम से कम यहाँ से 5 से 6 क्वेश्चन तो ज्यादातर आपके भूगोल से संबंधित आई जाते हैं, है ना। 5 से 6 क्वेश्चन वर्ल्ड से, ज्योग्राफी से आना तो अपने आप में इसको देखना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। और जीएस वर्ल्ड के तो आप सभी को पता है ज्यादातर यहाँ से डायरेक्ट तौर पर आ जाते हैं। तो शुरुआत करेंगे अपने पहले क्वेश्चन से, लेकिन जल्दी से आप तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि वीडियो आए तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो यहाँ पर आज हम 10वें नंबर क्वेश्चन से बात करेंगे, क्योंकि 1 से लेके 9 तक थोड़ा क्वेश्चन मिसिंग है, तो इसलिए हम 10 नंबर से बात करेंगे। खैर, पहला क्वेश्चन आ रहा, विश्व की निम्नलिखित में से कौन सी स्थानीय हवा उत्तर दिशा में बहती है। तो अब ये कहा जा रहा है कि जो एक स्थानीय हवा है, लोकल विंड्स है, लेकिन लोकल जो विंड्स तो है लेकिन यह उत्तर नॉर्थ की ओर बहती है, तो वो कौन सी है। चिनूक, चिनूक, सिरोको, मिस्टल या पैम्पेरो। तो आपका ऑप्शन रहेगा, एक तो आपका शिराको है, दूसरा आपका पैम्पेरो है। शिरोको और पैम्पेरो आपकी दो ऐसी हैं जो सिरोको है उत्तरी भूमध्य सागर और दक्षिणी यूरोप के बहने वाली गर्म एवं आर्द्र हवा है। यह जो है दक्षिण एवं दक्षिण पूर्व से चलती है, अशुभजनक आर्द्र हवा लाती है, उत्तरी अफ्रीका में शुष्क हवा के रूप में उत्पन्न होती है और उत्तर की ओर भूमध्य सागर की ओर बढ़ती हुई नमी ग्रहण चलती जाती है। तो हम ये समझ पाए शिरोको आपकी अफ्रीका से और यूरोप से संबंधित है। पैम्पेरो की बात करें तो यह ठंडी हवा है, दक्षिण अमेरिका के अर्जेंटीना के पंपास घास के मैदान में उत्पन्न होती है और बहती है। पंपास के उत्तर से पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम से उत्तर दिशा की ओर यह बहती है। दक्षिणी गोलार्ध में से पैम्पेरो सर्दियों में सबसे अधिक बार देखा जाता है। तो पैम्पेरो और आपके सिराको ये दोनों ही स्थानीय हवाएं दक्षिण से उत्तर की ओर चलती हैं। चिनूक की बात करें तो यह गीली एवं गर्म हवा होती है, प्रशांत महासागर के तटीय क्षेत्रों से उत्पन्न होती है, दक्षिण पश्चिम दिशा से संयुक्त राज्य अमेरिका में बहती है यह, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बर्फ खाने वाला। उसी तरीके से अगर मिस्टल की बात करें तो मिस्टल भी आपकी दक्षिणी फ्रांस में एक ठंडी और शुष्क तेज हवा है। यह उत्तर से निचली रोन नदी घाटी में भूमध्य सागर की ओर दक्षिण की ओर बहती है। तो चिनूक और हम मिस्टल ये समझ पाए, तो चिनूक आपकी उत्तरी अमेरिका की है लेकिन यह उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है। मिस्टल भी आपकी यूरोप की है, ये भी उत्तर से दक्षिण की ओर चलती है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर सी वाला जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। देखो इतनी बात बताना अब हर क्वेश्चन में तो अपने आप में बहुत बड़ी टेस्ट सीरीज बन जाएगी ये, तो इसीलिए बचता हूं थोड़ा सा, अपने काम की बात करो और निकल लो। क्वेश्चन है, इस प्रकार की जलवायु समशीतोष्ण क्षेत्र में होती है जो उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्रों के बीच स्थित है। ऐसे अर्ध शुष्क क्षेत्र है जहां छोटी घास के लिए पर्याप्त बारिश होती है लेकिन बढ़ने के लिए पर्याप्त घास या पेड़ नहीं होते हैं। इन क्षेत्रों को फसल भूमि चारागाह में बदल दिया जाता है। इस प्रकार की जलवायु की प्रमुख जनजातियां किर्गिज, रेड इंडियन और कलमुक कहलाती हैं। तो उपयुक्त में से जो पूरा आपकी कविता है या अनुच्छेद है किस प्रकार की जलवायु का वर्णन करता है, तो यहाँ पर जो जलवायु है वो स्टेपी जलवायु के बारे में बता रहा है। कैसी? स्टेपी जलवायु के बारे में जो है बता रहा है, क्योंकि स्टेपी जलवायु समशीतोष्ण जलवायु होती है और उष्णकटिबंधीय और ध्रुवीय क्षेत्रों के बीच यह पाई जाती है। तो आपको याद रखना है यह कौन सी है, स्टेपी जलवायु का प्रकार है। नेक्स्ट बात करेंगे, एक तरफ यहाँ पर विचार करना है कौन सा ऑप्शन किससे सही है। यहाँ पर विचार कर लेते हैं एंट्रोपोट। अब एंट्रोपोट की बात किया है ना, तो एंट्रोपोट जो आपका है यहाँ पर एंट्रोपोट की बात किया है, एंट्रोपोट बंदरगाह संग्रह केंद्र जहां निर्यात के लिए विभिन्न देशों से सामान लाया जाता है उसको हम एंट्रोपोट कहते हैं। सही मिलान है। पोर्ट ऑफ कॉल किसे कहते हैं, तो उन जहाजों को प्राप्त करके मूल बंदरगाहों की सेवा करें जो अपने बड़े आकार के कारण, नहीं ये गलत लिखा हुआ है। क्यों? पोर्ट ऑफ कॉल उन्हें कहते हैं, कॉल के बंदरगाह वे हैं जो मूल रूप से मुख्य समुद्री मार्गों पर कॉलिंग पॉइंट के रूप में विकसित हुए हैं। कैसे पॉइंट के रूप में? कॉलिंग पॉइंट के रूप में विकसित किए गए हैं। उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं यहाँ पर पोर्ट ऑफ कॉल। अब इनमें क्या होता है, इनमें जैसे जहाज का ईंधन भरने, क्या भरने? जहाज का ईंधन भरने, पानी भरने, खाद्य पदार्थ को लाने के लिए लंगर डालते हैं, तो ये सभी चीजें आपकी किस में आती है? पोर्ट ऑफ कॉल के अंतर्गत आती हैं। तो दूसरा वाला गलत हो गया। तीसरा है अंतर्देशीय बंदरगाह। अंतर्देशीय बंदरगाह किसे कहते हैं? नदी एवं नहर के माध्यम से समुद्र से जुड़ा होने को अंतर्देशीय बंदरगाह कहते हैं। ये तो करेक्ट है। आउटपोर्ट,
आउटपोर्ट कैसे कहते हैं? समुद्री मार्गों पर विकसित किया गया जहाज ईंधन भरने के लिए लंगर डालते। अब देखो ये वाला देखा जाए तो चौथे वाले ऑप्शन से मिला था। आउट ऑफ पोर्ट कैसे कहते हैं? आउट ऑफ पोर्ट उसे कहेंगे जो बाहरी बंदरगाह है, ये वास्तविक बंदरगाहों से दूर बने रहने वाले पन्नी के अंदर बंदरगाह होते हैं, या उन जहाजों को प्राप्त करके मूल बंदरगाह की सेवा करते हैं। मतलब कि सीधी सी बात यह कहे कि यहां पर, एक मिनट, यहां पर चौथा वाला जो ऑप्शन है इससे मिला था और दूसरा वाला ऑप्शन जो है इससे मिला था। तो ऑप्शन यहां पर कितने सही है? तो हम कहेंगे एक तो पहला सही है, दूसरा तीसरा सही है, तो 1 और 3 सही है, सी वाला यहां पर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसी तरीके से बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। नेक्स्ट आता है पवन ऊर्जा के संबंध में विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो पवन ऊर्जा के बारे में विचार कर रहा है, कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए बात कर लेते हैं पवन ऊर्जा के बारे में। चीन के बाद भारत पवन ऊर्जा का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। चीन के बाद बात कर रहा है, तो आपको एक बात याद रखना है कि भाई चीन के बाद भारत कैसे हो सकता है? भारत का नंबर जो है वो और लेट आता है ना। पहले नंबर पे चीन है तो सही है। अब हम यहीं पर बता दें आपको, चाइना पहले नंबर पर हो गया, दूसरे नंबर पर आपका यूएसए हो जाएगा। कौन हो जाएगा? यूएसए हो जाएगा। और तीसरे नंबर पर आपका जर्मनी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? जर्मनी हो जाएगा। चौथे नंबर पर जाकर आपका अपना प्यारा देश इंडिया आएगा पवन ऊर्जा के मामले में। तो पहला ऑप्शन जो है वो गलत है। दूसरा, भारत में पवन ऊर्जा स्थापित करने की क्षमता तमिलनाडु में सबसे अधिक है। बिल्कुल बात ठीक है। तीसरा है तमिलनाडु में जून से अक्टूबर और गुजरात में अगस्त से सितंबर तक पवन ऊर्जा उत्पादन जो है वो सबसे अधिक है, होता है। हम कहेंगे ये भी ठीक है। तो दूसरा और तीसरा हमारा तो करेक्ट है, जबकि यहां पर हमारा पहला वाला गलत है। नेक्स्ट बात करेंगे महासागरों के ऊर्ध्वाधर तापमान वितरण के संबंध में कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? महासागरों के ऊर्ध्वाधर तापमान वितरण के बारे में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन सही है? गहराई के साथ तापमान में कमी की दर ध्रुवों की तुलना में भूमध्य सागर पर अधिक होती है। बिल्कुल ठीक है। गहराई के साथ बात कर रहा है, हम कहेंगे बिल्कुल ठीक है। समुद्र के पानी का अधिकतम तापमान सतह पर होता है। कैसा होता है? सतह पर होता है। अगर समुद्र का पानी अगर आपने देखा होगा, एक लेयर है, कुछ मीटर तक ही वहां पर गर्म ठंडा होता रहता है अलग अलग में, लेकिन अंदर का देखा जाए तो एक समान देखने को ज्यादातर मिलता है। तो पहला और दूसरा दोनों ही सही कह रहे हैं बातें, हमारा सी वाला ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे ऊर्ध्वाधर दबाव में प्रवणता होने के बावजूद तेज ऊपरी हवाओं का जो अनुभव न होने के पीछे कौन सा सही कारण है? इनमें से सही ऑप्शन बताइए, कौन सा कारण है? तो गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में ऊर्ध्वाधर दबाव प्रवणता बहुत छोटी होती है। अरे देखो कितना गलत लिखा हुआ है। ऊर्ध्वाधर दबाव प्रवणता बल क्षैतिज दबाव प्रवणता की तुलना में बड़ा होता है, लेकिन आमतौर पर ऐसा देखा जाता है कि बराबर लेकिन विपरीत गुरुत्वाकर्षण बल जो है संतुलित होता है, लेकिन हमें तेज ऊपरी हवाओं का अनुभव नहीं होता है। तो यहाँ पर वही पहला वाला गलत है। ऊर्ध्वाधर दबाव प्रवणता लगभग बराबर है, लेकिन विपरीत गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा संतुलित होता है। बिल्कुल करेक्ट, जो मैंने अभी बताया आपको। ऊर्ध्वाधर दबाव प्रवणता तेज ऊर्ध्वाधर हवाओं के बीच कोई संबंध नहीं होता है, जबकि यहाँ पर क्या है? संबंध होता है। क्या है? संबंध होता है। तो हम कहेंगे यहाँ पर, हम कहेंगे कि तीसरा वाला भी यहाँ पर ऑप्शन गलत है। केवल दूसरा वाला, केवल 2 ही ऑप्शन हमारे करेक्ट है, केवल 2। नेक्स्ट आता है निम्नलिखित पदों या सतहों को उनके अलबेड़ों के घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अलबेड़ों के घटते क्रम में व्यवस्थित करना है, कौन सी घटनाएं जो है सही हो सकती है? तो उनके अलबेड़ों के घटते क्रम में कैसे लिखेंगे? पहले नंबर पर तो ताजा बर्फ आ जाएगी। क्या आ जाएगी? ताजा बर्फ आ जाएगी, ठीक है। दूसरे नंबर पर क्या आएगी? पुरानी बर्फ आएगी, पुरानी बर्फ आ जाएगी। तीसरे नंबर पर रेत आ जाएगी। रेत के बाद आपकी क्या आएगी? रेत के बाद पतला बादल आएगा। पतले बादल के बाद आएगी अंतिम में आपकी घास। तो इस फॉर्मेट में आपका लिखा जाएगा ताजा बर्फ, पुरानी बर्फ, रेत, पतला बादल और घास। ये अलवीड़ों के सतहों के संदर्भ में आपको ध्यान रखना है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 1 4 2 5 3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यह मिट्टी दक्कन के पठार के दक्षिणी और पूर्वी भागों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में क्रिस्टलीय आग्नेय चट्टानों पर विकसित होती है। वे आमतौर पर उपजाऊ होती है, जबकि शुष्क ऊपरी क्षेत्रों में मोटे अनाज वाली संरचना के कारण मिट्टी की जो उर्वरता है वो कम होती है। आमतौर पर ह्यूमस, फास्फोरस, नाइट्रोजन की कमी होती है। यह जो बात है किस मिट्टी के संदर्भ में कर रहा है? बड़ा छोटा क्वेश्चन है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। लाल एवं पीली मिट्टी के बारे में बात की जा रही है। उनसे लाल पीली मिट्टी के बारे में जो बात है पूरी की जा रही है। पुश वीडियो पुश करके आराम से पढ़ लीजिएगा। यह एक शुष्क वर्षा छाया रेगिस्तान और उत्तरी अमेरिका का सबसे शुष्क रेगिस्तान है। यह सिएरा नेवादा रेंज से कोलोराडो पठार तक फैला हुआ है। यह उत्तर में ग्रेट बेसिन, दक्षिण में सोनोरन रेगिस्तान में विलीन हो जाता है।
किस रेगिस्तान का यह वर्णन करता है? तो यह रेगिस्तान जो है मोजावो रेगिस्तान, ये कहां पर है? यूएसए में आपको देखने को मिलेगा, यूएसए आपको मैक्सिको में देखने को मिलेगा। यूएसए मैक्सिको में आपकी जो शुष्क छाया वर्षा छाया रेगिस्तान है, उत्तरी अमेरिका का वर्षा शुष्क रेगिस्तान है, और सियरा नेवादा रेंज से कोलोराडो पठार तक फैला हुआ है। उत्तर में ग्रेट बेसिन, दक्षिण में सोरेनन रेगिस्तान है। क्योंकि अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा मोजावे मरुस्थल, और उसके दक्षिण मिल जाता है आपको शोनेरन मरुस्थल। तो आपका ये कौन से मरुस्थल की बात की जा रही है? मोजावे मरुस्थल की बात यहाँ पर ये कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर कितने युग्मों पर विचार करें, कितने युग्म सही है? जैसे बात कर लेते हैं, हैम्बर्ग आपका कहाँ है? जर्मनी में, बिल्कुल ठीक है। एंटवर्प आपका नीदरलैंड में नहीं है, तो फिर कहाँ पर है? बेल्जियम में। ध्यान रखें कहाँ पर है? बेल्जियम में है। और आपकी बात किया बाल्टीमोर, हाँ बाल्टीमोर आपका यूएसए में है। हवाना आपका ब्राजील में नहीं, हवाना आपका क्यूबा से संबंधित है। तो ऑप्शन आपके केवल दो यहाँ पर सही रहेंगे, हम कहेंगे केवल दो सही है, दो जो गलत थे हमने बात कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन तो पढ़ेंगे, महाद्वीपों के कोयले के वितरण के संबंध में विचार करें, कितने युग्म यहाँ पर सही है? तो महाद्वीपों के कोयले के बारे में, तो रुर आपका कहाँ पर पड़ेगा? रुर आपका जर्मनी में है, जो कि यूरोप में पड़ेगा। सिंगरेनी आपका कहाँ पर है? भारत में, मतलब एशिया में सही है। सांता कैटरीन नहीं, सांता कैटरीन आपकी भाई उत्तरी अमेरिका में नहीं है, तो कहां पर है? हम कहेंगे साउथ अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में। ध्यान रखिएगा कहां पर रहेगा? दक्षिण अमेरिका में। वेंकी आपका अफ्रीका में, ये भी ऑप्शन आपका सही है। तो हम कहेंगे केवल ऑप्शन 3 हमारे यहां पर सही है। क्यों? क्योंकि हमारे बताया रुर यूरोप में है, सिंगरेनी एशिया में है, वेंकी आपका अफ्रीका में है, जबकि सांता कैटरीन आपकी दक्षिण अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट बात करते हैं, अक्षांश रेखाओं और देशांतर रेखाओं के संदर्भ पर विचार करें, कौन से ऑप्शन यहाँ पर सत्य है? तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के बारे में विचार करना है, कौन से सही है? विषुवत रेखा को मिलाकर कुल 181 अक्षांश रेखाएं हैं। तो आपको पता होगा कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं? कि कुल अक्षांश रेखाओं की बात करें कितनी आती है? 179 अक्षांश रेखाएं। विषुवत रेखा भूमध्य रेखा सबसे लंबी अक्षांश रेखा है, आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर ऑप्शन पहला वाला तो गलत हो गया। दूसरा क्या कहता है? विषुवत रेखा दो समानांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक की दूरी पर होती है। हाँ बिल्कुल ठीक है, विषुवत रेखा दो समानांतर रेखाओं के मध्य सर्वाधिक दूरी पर होती है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की ओर बढ़ते जाते हैं, दो देशांतर रेखाओं के मध्य की जो दूरी है कम होती जाती है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन जो रहेगा हमारा दूसरा वाला केवल सही है, पहला वाला जो ऑप्शन है वो गलत है, ध्यान रखना है। ठीक है, क्या है? गलत है। अच्छा आपको बताना भूले, अपना ऐप भी आ चुका है, ऐप का नाम है यूपीएससी नेट नाम से ऐप है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लिंक से भी डाउनलोड कर सकते हो, या फिर आप लोग सर्च भी कर सकते हो यूपीएससी नेट। यहाँ पर हमने एक मोस्ट पॉपुलर ऐप लॉन्च किया हुआ है, क्विक रिवीजन रिवाइंडर नोट नाम से है। पीडीएफ फॉर्म में आप इसको देख लीजिएगा, डाउनलोड कर सकते हो और आराम से अपनी एक्सेस के माध्यम से देख पाओगे। तो यूपीएससी नेट आपको डाउनलोड कर लेना है। क्वेश्चन की बात करेंगे, शुक्र ग्रह के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? शुक्र ग्रह के बारे में, इसे पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं, करेक्ट है। पृथ्वी का इस ग्रह का वातावरण काफी सघन और विषाक्त है, हम कहेंगे भी ठीक है। तो दोनों ऑप्शन सही है, तो 1 और 2 करेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आता है, भूकंपीय तरंगों के संदर्भ पर विचार करें और कौन सा ऑप्शन सही है? तो भूकंपीय तरंगों के बारे में कहा जा रहा है, एस तरंगों का दबाव जो है, एस तरंगों का दबाव वाली तरंगें कहते हैं। एस तरंगों को भैया दबाव वाली तरंगें क्यों कहेंगे? एस तरंगों को नहीं कहते हैं, जबकि पी तरंगों को दबाव वाली तरंगें कहते हैं। तो पहला वाला गलत हो गया। एस तरंगें ध्वनि तरंगों की भांति अंधेर तरंगें होती है। तो आपको भैया पता होना चाहिए कि एस तरंगें अंधेर तरंगें नहीं होती है, पी तरंगें अंधेर तरंगें होती है। कौन सी? पी तरंगें अंधेर तरंगें होती है। तो हमारा कहेंगे दूसरा वाला भी गलत है। पूछा था कौन सा सत्य, तो हम कहेंगे ना तो पहला सही है, ना ही हमारा दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट बात करेंगे, कनाडा की अवस्थिति के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है? तो कनाडा की अवस्थिति के बारे में विचार करना है, करेक्ट कौन सा है? यहाँ पर कनाडा जो है दुनिया की तीसरी सबसे लंबी तटरेखा वाला देश है, बिल्कुल ठीक है। इसकी तटीय सीमा आर्कटिक महासागर से नहीं लगती है। अरे भैया इसकी आर्कटिक महासागर से नहीं लगेगी तो क्या भारत की आर्कटिक महासागर से लगेगी? तो हम कहेंगे ये तो गलत लिखा है। तो केवल आपका पहला ऑप्शन सही है, क्योंकि आर्कटिक महासागर से कनाडा की सीमा को साझा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में सही है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में, तो बाह्य क्रोड तरल अवस्था में, जबकि आंतरिक क्रोड कैसा है? ठोस अवस्था में। ये क्रोड की बात कर रहा है, जैसे मान लो आपकी ये है और यहाँ से खींच देते हैं, जो कोर है ये दोनों कोर है ना, एक इनर कोर है एक आउटर कोर है। कैसा है? एक इनर कोर है आपका, एक आउटर कोर है। इनर कोर आउटर कोर में से जो आपका बाह्य कोर, ये वाला जो कोर है आपका बाह्य वाला कोर, ये कैसा है? अर्ध तरल अवस्था में, चिपचिपा है, अर्ध तरल अवस्था में है। जबकि अंदर वाला जो भीतरी कोर है वो आपका आंतरिक कोर है, वो कैसा है? ठोस अवस्था में। तो हमारा सी वाला ऑप्शन करेक्ट लिखा हुआ है, बाकी ऑप्शन यहाँ पर मुझे गलत समझ में आ रहे हैं।
नेक्स्ट बात करेंगे, भूपर्पटी में पाए जाने वाला प्रतिशत के आधार पर सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है। तो भूपर्पटी में एक ऐसा तत्व पाया जाता है जो सबसे प्रचुर तत्व है, कौन सा है, हम कहेंगे ऑक्सीजन है। कौन सा है, ऑक्सीजन इसमें सबसे प्रचुर तत्व है। 46.8% कितना, ऑक्सीजन जो है 46.8% आपका भूपर्पटी में ऑक्सीजन जो है पाया जाता है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत जो अल्फ्रेड वेगनर ने द्वारा प्रस्तावित किया गया था किस बल पर निर्भर करता है। बढ़िया क्वेश्चन है। महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत दिया था वेगनर महोदय साहब ने, लेकिन कुछ बल पर निर्भर करता है। तो कौन कौन से बल है, तो एक तो इन्होंने बताया था चंद्रमा पर ज्वारीय बल लगता है, ठीक है, बढ़िया बात है। दूसरा इन्होंने क्या बताया था, दूसरा इन्होंने बताया था ध्रुवीय फ्लाइंग बल लगता है, ये भी ठीक बात है। सूर्य का इन्होंने ज्वारीय बल भी बताया, तो चंद्रमा का ज्वारीय बल हो गया, मून का ज्वारीय बल हो गया और आपका सन का ज्वारीय बल हो गया। लेकिन ध्रुवीय फ्लाइंग बल आपको एक्स्ट्रा में याद कर लेना है। तो तीनों बल इनके बारे में बताया गया, तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखना है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमा इन्होंने ऐसा कोई बल नहीं बताया था। नेक्स्ट बात करेंगे भूप्रपटी क्रस्ट के बारे में बात करना है, कौन सा ऑप्शन सत्य है। तो भूप्रपटी के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, यह सभी परतों में सबसे पतला परत है। कैसा है, सबसे पतला परत है, करेक्ट है। खनिजों का निष्कर्षण भूप्रपटी से होता है, हम कहेंगे ये भी सही है। तो एक और दो दोनों सही है, सी वाले पे हम टिक यहाँ पर कर देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा भृंशोद पर्वत नहीं है, तो यहाँ पर भृंशोद पर्वत कौन सा नहीं है, ब्लैक फॉरेस्ट, सॉल्ट रेंज, सतपुड़ा, यूराल। तो भृंशोद पर्वत यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो हम कहेंगे जो यूराल है आपका भृंशोद पर्वत नहीं है, जबकि ब्लैक फॉरेस्ट, सॉल्ट रेंज और सतपुड़ा ये तीनों ही आपके भृंशोद पर्वत की श्रेणी में आते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिए, क्योंकि आप इस चैनल पर देखोगे हमने 180 से ज्यादा वीडियो को आरओ के लिए टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च कर दी है, यहाँ पर बना दी है वीडियो के माध्यम से, आप देख सकते हो। साथ में सपना मैम जो है यूपी पीसीएस भी पढ़ाने लगी है। तो प्रीलिम्स आपका यूपी पीसीएस का 12 अक्टूबर को आ रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए हमने यूपी पीसीएस की प्रीलिम की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर दी है। आप देख सकते हो दृष्टि की अभी लग रही है, लेकिन जल्दी ध्येय की और जीएस वर्ल्ड की भी लगना स्टार्ट होने वाली है। तो चैनल को आप एक बार जाके जरूर देख लीजिएगा। मेजिनॉट रेखा किस देश में अवस्थित है, भाई मेजिनॉट रेखा कह रहा है किस देश में है, तो हम कहेंगे बड़ा छोटा क्वेश्चन है, फ्रांस देश में स्थित है और इसका निर्माण 1930 में हुआ था, ध्यान रखिएगा। शुद्ध ग्रह के संदर्भ में बताइए, कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सत्य है। शुद्ध ग्रह के बारे में कहा जा रहा है, जो एस्ट्रॉइड होते हैं उसके संदर्भ में कौन सा कथन सही है, बात कर लेते हैं। ये मंगल एवं बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं। जैसे मान लो ये आपका हो गया मंगल और ये आपका हो गया बृहस्पति, ये मंगल हो गया और ये बृहस्पति हो गया, तो इनके बीच में आपको बहुत सारे छोटे छोटे पूरी पट्टी के नुमा आकार में क्षुद्र ग्रह जो है वो देखने को मिल जाते हैं। पूरी पट्टी बनी हुई है, आप ये कह सकते हो पूरी पट्टी के आकार में क्षुद्र ग्रह मिल जाएंगे। इनमें छोटी और अंडाकार कक्षाएं होती हैं, बिल्कुल ठीक है, दोनों ही कथन सही हैं। हमारा ऑप्शन सी वाला रहेगा, एक और दो दोनों कथन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत कौन सी है जिसमें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद उल्कापिंड जल जाते हैं। तो वायुमंडल की एक ऊपरी परत ऐसी पाई जाती है, जैसे ही पृथ्वी के वायुमंडल प्रवेश करेंगे उल्कापिंड जल उठते हैं, वो आपकी परत रहती है मध्यमंडल। कौन सी रहती है, मध्यमंडल में जो उल्कापिंड होते हैं वो जल उठते हैं। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रियाएं वायुमंडलीय तापमान और शीतन के लिए उत्तरदायी है। तो वायुमंडल के तापमान टेम्परेचर के लिए, मतलब हीटिंग के लिए और कूलिंग के लिए, हॉट और कूल के लिए कौन कौन सी प्रक्रियाएं उत्तरदायी होती है, बात कर रहा है। तो हम कहेंगे यहाँ पर प्रकीर्णन बिल्कुल ठीक है, अपवर्तन ये भी ठीक है, अभिवहन ये भी ठीक है, अल्बीडो और भी क्रियाएं होती है, जैसे चालन होती है, संवहन होती है ना, विकिरण होता है, तो ये सभी और भी चीजें होती है। लेकिन ऑप्शन में चारों ही ऑप्शन दिए गए, तो हमने ऑप्शन पे डी वाले पे करेक्ट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कितने युग्मों पर विचार करें, यहाँ पर सही है। सुंदर जल संधि, सुंदर जल संधि की बात करें तो जावा और सुमात्रा के बीच में है, बिल्कुल ठीक है। ताइवान जल संधि, ताइवान जल संधि की अगर बात करें तो यह ताइवान एवं क्या है, लिख देता हूं, यह ताइवान एवं महाद्वीपीय एशिया को, ताइवान एवं एशिया को यह क्या करती है, अलग करती है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ऐसे कोई सही से ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा, तो इसलिए हम गलत ही मान लेते हैं। बाकी ताइवान एवं एशिया को अलग करती है, ठीक है, ठीक है। दूसरा है, तीसरा है त्सुशिमा जल संधि, रूस एवं जापान के बीच में है। भाई त्सुशिमा जल संधि की बात करें तो यहाँ पर जापान एवं यह कोरिया के बीच में है, क्या है, जापान एवं कोरिया के बीच में है। तो यहाँ पर रूस और जापान है, तो ये भी ऑप्शन में थोड़ा मुझे डिस्बैलेंस ही लग रहा है, तो केवल एक युग्म पे हम टिक लगाएंगे, बाकी मैंने आपको दोनों बता दिए हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किस चट्टान प्रणाली को कोयला उत्पन्न करने वाली चट्टान प्रणाली कहा जाता है। तो एक ऐसी चट्टान प्रणाली है जिसको कोयला उत्पन्न करने वाली चट्टान प्रणाली कहा जाता है। बड़ा छोटा क्वेश्चन है, गोंडवाना चट्टान प्रणाली को, इंपोर्टेंट है, इसको टिक मार कर लेना। सबसे ज्यादा कोयला आपका गोंडवाना में ही पाया जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन
ऑप्शन यहाँ पर सत्य है। देख लेते हैं, पृथ्वी से वायुमंडल की ओर उत्सर्जित होने वाली विकिरण को दीर्घ तरंग स्थलीय विकिरण कहा जाता है। बिल्कुल करेक्ट है। ध्रुवीय क्षेत्र में ऊष्मा का लाभ ऊष्मा हानि से कम होता है। ध्रुवीय क्षेत्र में कह रहा है जो ऊष्मा का लाभ है वो ऊष्मा हानि से कम होता है। बिल्कुल हम कहेंगे ठीक है, दोनों ऑप्शन ठीक रहेंगे, 1 और 2 दोनों ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा कथन सही है। अभी कथन और कारण है। कह रहा है कि कथन 1, क्षोभ मंडल की मोटाई भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होती है। क्षोभ मंडल की मोटाई क्या होती है? भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होती है। अब जब भी कथन और कारण वाले क्वेश्चन आए ना तो यहाँ पर बीच में लगा लिया करो क्योंकि, बस अब आपको समझ में आ जाएगा सही कैसे निकलेगा। क्षोभ मंडल की मोटाई भूमध्य रेखा पर सबसे अधिक होती है क्योंकि ऊष्मा प्रबल संबंध धाराओं द्वारा काफी ऊंचाई तक पहुंच जाती है। तो अब देखो क्योंकि लगा लिया तो आपको एक पूरा सेंटेंस बनने में सफलता हुई। हम कहेंगे एक आर दोनों सही है, आर्य की व्याख्या भी सही कर रहा है। अगर व्याख्या सही नहीं करता ना तो क्योंकि यहाँ पर लगा हुआ शब्द भी सही टच ही नहीं होता, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें क्षोभ मंडल की तो यह भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन सत्य है। विचार कर लेते हैं। पवन तथा जल के प्रभाव से पर्वतों के लगातार अपरदन से पर्वत इंसेलबर्ग में बदल जाते हैं। क्या है? पवन और जल के प्रभाव से पर्वतों के लगातार अपरदन से पर्वत जो है इंसेलबर्ग में बदल जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट लिखा है। कमजोर चट्टानों के अपरदन से यार्डंग का निर्माण हुआ है। हम कहेंगे ये भी ठीक है, तो दोनों ही ऑप्शन आपके सही है। यार्डंग तो समझते होगे ना क्या होता है, अगर नहीं पता है तो थोड़ा सा भाई नेट वेट कर लिया करो, है ना, नेट वेट कर लिया करो। निम्नलिखित में से कौन सा जलडमरू मध्य इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से जोड़ता है? तो इंग्लिश चैनल को उत्तरी सागर से कौन सा जलडमरू मध्य जोड़ता है? बड़ा ही प्यारा डोवर जलडमरू मध्य। कौन सा है? डोवर जलडमरू मध्य आपको इंग्लिश चैनल से आपके नॉर्थ सी से जोड़ता है। नेक्स्ट आता है पछुआ पवनों के संदर्भ पर विचार करें और कौन सा कथन यहाँ पर असत्य है, गलत कौन सा है कथन है ये बताना है हमें पछुआ पवनों के बारे में। पछुआ पवन जो है पृथ्वी के दोनों गोलार्धों में प्रवाहित होने वाली स्थायी पवन है। अब ये गलत तो नहीं लिखा है तो इसको हम सही कहेंगे। दूसरा है इन हवाओं का सर्वश्रेष्ठ विकास 40 डिग्री से लेकर 65 डिग्री दक्षिणी अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। तो हम कहेंगे जैसे आपको पता होगा 40 डिग्री पर क्या कहते हैं? गरजता 40 कहते हैं, 50 डिग्री पर प्रचंड 50 कहते हैं और 60 डिग्री पर चीठता 60 कहते हैं। अब आपको याद आ गया होगा, हाँ ये तो बात ठीक है। तो दोनों ही कथन हमारे सही हैं। तो यहाँ पर पूछा गलत कौन से, तो ना तो पहला गलत है ना ही दूसरा कथन गलत है, तो हमारा डी वाला ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे चट्टानों के संदर्भ पर निम्नलिखित कथनों पर विचार करें कौन सा सही है। चट्टानों के बारे में विचार करना है कौन सा सही है, देख लेते हैं। एंडेसाइट जो है एक आग्नेय चट्टान है। कैसे है? जो एंडेसाइट जो है एक आग्नेय चट्टान के रूप में जानी जाती है। गैब्रो एक अविषादी चट्टान है। भाई तो गैब्रो भी एक अविषादी चट्टान नहीं है, गैब्रो भी एक आग्नेय चट्टानी के रूप में है। तो ऑप्शन आपका दूसरा गलत है, केवल एक वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। देखो इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ लेकिन आप लोग सब्सक्राइब लाइक शेयर नहीं करते हो, है ना। 10,000 पहुंचा दो, आप 10 के करवा दो सब्सक्राइबर, जिससे कि एक जल्दी से आप लोगों के लिए एक मतलब एक बढ़िया चीज आपके लिए लॉन्च हो सके। हम एक बुक लॉन्च कर रहे हैं, लेकिन वो बुक लॉन्च तभी होगी जब हमारे 10 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे और इस बुक को हम होम डिलीवरी पे देंगे। होम डिलीवरी सुविधा होगी, आप हमारे ऐप पर जाओगे, वहां से बुक करोगे, आपके घर पे पहुंचा दी जाएगी। हाँ, कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगेगा, सिर्फ घर पे पहुंचाने का ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर घर पे पहुंचा दी जाएगी, लेकिन तभी वो लॉन्च होगी तब 10 के सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे। तो जल्दी से आप लोग छोटा सा करिएगा, 10 के सब्सक्राइबर करवा दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित यहाँ पर है, यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए बात करते हैं। गैरॉन की बात किया है सेंट्रल मैसिव, मतलब कि फ्रांस से निकलकर बिस्के की खाड़ी अटलांटिक महासागर में है। गैरॉन जो है गिरती है, बिल्कुल ठीक है। एल्म की बात किया है हैम्बर्ग शहर जर्मनी इसी नदी के मुहाने पर स्थित है। तो हम कहेंगे दोनों ही कथन सही हैं, तो 1 और 2 दोनों करेक्ट है, यहाँ पर हमारे हो जाते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से किस द्वीप को सोमर्स द्वीप कहा जाता है? तो ऐसा एक द्वीप है जिसको सोमर्स द्वीप कहते हैं। किसको कहते हैं? बरमूडा द्वीप को हम सोमर्स द्वीप के रूप में जानते हैं, ध्यान रखना है। एल नीनो के संदर्भ पर विचार करें कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। एल नीनो के बारे में विचार करना है, करेक्ट यहाँ पर कौन सा है? तो पेरू के तट के निकट भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा के यहाँ पर विस्तार है, बिल्कुल करेक्ट है। इसके परिणाम स्वरूप प्लवक की मात्रा में वृद्धि होती है, जिससे समुद्र में मछलियों की संख्या बढ़ जाती है। अरे भाई गलत है, प्लवक की मात्रा में कमी होती है, समुद्र में मछलियों की संख्या कम हो जाती है। तो हमारा ऑप्शन दूसरा वाला गलत है, केवल एक ऑप्शन है हमारा सही रहेगा। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, इनमें से कौन सा कथन आपका सत्य है? कथनों पर विचार करते हैं। वायु दाब का जो मान है लगभग सभी जगह सभी जगह समान कैसे हो सकता है? भिन्न होता है। क्या होता है? अलग अलग होता है। तो पहला वाला गलत हो गया। वर्षा ऋतु में वायु दाब अपेक्षाकृत कम हो जाता है। हाँ बिल्कुल करेक्ट है, वर्षा हो रही है तो वायु दाब क्या होगा? प्रेशर आपका, एयर प्रेशर आपका कम होता नजर आता है। तो केवल दूसरा सही है, पहला वाला गलत है।
नेक्स्ट बात करेंगे, यहाँ पर बताना है कि कौन सा सही नहीं है, लेकिन हमें तो सभी ढूंढ लेना है। जैसे चाइना की बात करें कहां पर, श्रीलंका में है, बिल्कुल करेक्ट है। ब्राजील में क्या है, ब्राजील में रोका है, क्या है ब्राजील में रोका है, ये नहीं सही है। और इंडोनेशिया पे आपका लदांग है, तो केवल आपका ऑप्शन केवल एक सही है। सॉरी, पूछा क्या है, सम्मिलित नहीं है, सॉरी सम्मिलित नहीं है, तो हम कहेंगे 2 और 3 सम्मिलित नहीं है, जबकि पहला वाला तो यहाँ पर सही है, तो ऑप्शन रहेगा हमारा 2 और 3 गलत थे, जो कि बता दिया है। श्रीलंका में चेन्नई है, ब्राजील में आपकी रोका है और इंडोनेशिया में आपकी लदांग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन से कथन सत्य हैं। विचार कर लेते हैं कौन सा कथन सही है। विचार करें, करागांडा कजाकिस्तान का सबसे प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र है। कौन सा है, करागांडा है, और ये कहां पर है, कजाकिस्तान का है, बिल्कुल करेक्ट है ना, बिल्कुल करेक्ट है। पश्चिमी एशिया में पेट्रोलियम मात्र तटवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है। मात्र पेट्रोलियम जो है आपका तटवर्ती क्षेत्रों में पाया जाता है, तो ये तो गलत हो जाए। क्यों, क्योंकि पश्चिम एशिया में इराक हो गया, ईरान में हो गया, कई ऐसे उत्पादन बड़े भंडार हैं जो तटवर्ती क्षेत्रों की अपेक्षा अंदर भी पाए जाते हैं, तो हम कहेंगे केवल यहीं पर होता है, तो तटवर्ती में ये गलत हो जाएगा। केवल आपका पहला वाला ही ऑप्शन सही रहेगा, दूसरा वाला गलत हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन सा कथन सत्य है। चलिए विचार कर लेते हैं। चंद्रमा एवं पृथ्वी के मध्य सबसे कम दूरी रह जाती है, जिसे उपभू कहते हैं। क्या कहते हैं, उपभू। तो मतलब सीधी सी बात यह है कि उपभू के समय चंद्रमा और पृथ्वी की दूरी कम हो जाती है, और आपकी बात की अपभू के समय चंद्रमा और पृथ्वी के मध्य अधिक दूरी हो जाती है अपभू के समय, तो हम कहेंगे हाँ बिल्कुल, दोनों ही कथन सही बता रहे हैं, तो हम 1 और 2 सी वाले ऑप्शन पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अल्नीनो दक्षिणी दोलन एंसो के संदर्भ पर कौन सा कथन सत्य है। तो अल्नीनो दक्षिणी दोलन के बारे में कह रहा है, यह पूरी पृथ्वी पर वर्षा के पैटर्न को प्रभावित करता है अल्नीनो, बिल्कुल बात ठीक है। यह वैश्विक वायुमंडलीय परिसंचरण तथा वायुमंडलीय दबाव को प्रभावित भी करता है, ये भी सही है। लानीना और अल्नीनो के संयुक्त चरणों को अल्नीनो दक्षिणी दोलन कहा जाता है, ये भी करेक्ट है। तो उपयुक्त में से हमारा डी वाला सही रहेगा, क्योंकि सभी ऑप्शन यहाँ पर अल्नीनो दक्षिणी दोलन एंसो के बारे में सही बता रही है। ग्रीष्म अयनांत के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। तो ग्रीष्म अयनांत के बारे में विचार करना है, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। चलिए बात कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो कितने करेक्ट हैं इसकी बात कर रहा है। इस दिन ग्रीष्म अयनांत के दिन उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। तो जब ग्रीष्म अयनांत होता है तो उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है, और रातें जो होती हैं सबसे छोटी होती हैं, हम कहेंगे बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कहता है कि इस दौरान उत्तरी गोलार्ध के देश सूर्य के सबसे निकट होता है। ग्रीष्म अयनांत जो होता है उत्तरी गोलार्ध में जून माह तथा दक्षिण गोलार्ध में दिसंबर में होता है ना। और इस दिन सूर्य से जो प्राप्त है, अच्छा ये वाला था, एक मिनट। इस समय उत्तरी गोलार्ध में जून में और दक्षिणी गोलार्ध सितंबर में, देखो सितंबर में नहीं होता है, अभी मैंने आपको बताया दिसंबर में होता है, तो ऑप्शन तीसरा वाला गलत हो गया, जबकि दूसरा वाला आपका सही है कि इस दौरान जो उत्तरी गोलार्ध के देश सूर्य के सबसे निकट होते हैं। तो केवल आपके पहला ऑप्शन दूसरा ऑप्शन सही है, तो केवल 2 सही है, तीसरा वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर गलत था। नेक्स्ट आता है, पवन के अपर्दन के द्वारा, क्या है, पवन के अपर्दन के द्वारा निर्मित जो भू आकृतियां होती हैं वो कौन सी होती हैं। पवन से अपर्दन से जो आकृतियां बनती हैं वो कैसी बनती हैं, तो हम कहेंगे यहाँ पर जो आकृति यार्डंग बनती है, जीव जैन बनती है, लोयस नहीं बनती है, लोयस नहीं बनती है, ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आपके पवन द्वारा अपर्दन से यार्डंग और जीवन बनेगी, केवल पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, सागर नीतल प्रसरण के संदर्भ पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। सागर नीतल प्रसरण के बारे में कहा जा रहा है, जो परिकल्पना है अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा प्रस्तावित है, जो कि गलत लिखा है। क्यों, क्योंकि सागर नीतल प्रसरण की जो है वो आपकी हैरी एच हैस के द्वारा संबंधित है, हैरी एच हैस के द्वारा यह प्रस्तावित है, तो यह पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। वर्तमान में सागर नीतल प्रसरण की दर जो है वैश्विक स्तर पर लगभग 35% तक धीमी हो गई है। हाँ दूसरा वाला सही है, तो केवल 2 पे टिक लगाएंगे बी वाले पे, क्योंकि ए वाला ऑप्शन तो आपका गलत था। नेक्स्ट बात करेंगे, महासागरीय धारा को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं। महासागरीय धारा को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पूछ रहा है, कौन से हो सकते हैं। तापमान हो सकता है, हवा हो सकता है, गुरुत्वाकर्षण बल भी हो सकता है, कोरियोलिस बल भी हो सकता है, और हमारे ऑप्शन और भी रह सकते थे, लेकिन चारों ऑप्शन यहाँ पर सही है। महासागरीय धारा को प्रभावित करने वाले तापमान, हवा, गुरुत्वाकर्षण, कोरियोलिस बल, जनघनत्व में अंतर और जल का तापमान भी प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे, बिजली उत्पन्न करने वाले बादलों के संदर्भ पर कथनों पर विचार करें, कौन सा ऑप्शन सही है। तो बिजली उत्पन्न करने वाले बादलों के संदर्भ में विचार करना है। यह आमतौर पर लगभग 10 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर होते हैं, जिनका आधार पृथ्वी की सतह से लगभग 1.2 किलोमीटर ऊपर होता है, बिल्कुल करेक्ट है। इनके शीर्ष का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 45 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। दोनों ऑप्शन करेक्ट रहेंगे, तो 1 और 2 ऑप्शन पे हम टिक लगा देंगे। निम्नलिखित स्थानों पर विचार करें और यह उपयुक्त में से
कौन सा स्थान ज्वालामुखी तप्त स्थल के रूप में जाना जाता है? तो ज्वालामुखी तप्त स्थल के रूप में कौन सा जाना जाता है? येलोस्टोन नेशनल पार्क जाना जाता है यूएसए में, यूनियन द्वीप भी जाना जाता है और आइसलैंड भी जाना जाता है। तो हम कहेंगे उपयुक्त में से सभी सही रहेंगे, जो कि ज्वालामुखी तप्त स्थल के बारे में करेक्ट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। हमादा प्रकार की स्थलाकृति के संदर्भ में विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सत्य है? तो हमादा प्रकार की जलवायु के संदर्भ में विचार करना है। यह एक रेगिस्तानी स्थलाकृति है हमादा, जिसमें कठोर चट्टानों का एक विशाल विस्तार पाया जाता है। करेक्ट है। यह रेत की अनुपस्थिति से चिन्हित होता है, जो हवा द्वारा सामान्य रूप से हटा दिया जाता है। ये भी ठीक है। इसे रेग के नाम से भी जानते हैं। हम कहेंगे हमारे सभी ऑप्शन सही है इसमें, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पूर्ण चंद्रग्रहण तब होता है जब पृथ्वी, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप लोग देना, मुझे अच्छा लगेगा। पूर्ण चंद्रग्रहण तब होता है जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच होती है, सूर्य चंद्रमा के दाएं होती है, सूर्य चंद्रमा के बाएं होती है, बी और सी दोनों। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट में देना, लिख के बताना है 57 का ए, 57 का बी, 57 का सी, या पूरा लिख देना तो और बढ़िया बात है। इसका आंसर आप लोग मुझे बताइएगा। ठीक है, आप लोग भी तो पढ़ाई कर रहे हो ना, आप लोग बताइए। मेंडल्स के संदर्भ में विचार करें, कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है? तो मेंडल्स के बारे में कहा जा रहा है, यह एक प्रकार का लैंडफॉल है जो प्रवाहमान नदी के पानी से बनता है। बिल्कुल करेक्ट है। मेंडल्स का निर्माण पुलिस बल की कोई भूमिका नहीं होती। अरे भाई, पुलिस बल की भूमिका होती है, तो यहाँ पर केवल ऑप्शन पहला है, दूसरा वाला गलत है, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। यहाँ पर कुछ धाराएं हैं और संबंधित है, कौन सी धारा कहाँ संबंधित है? जैसे बेगुला की धारा की बात करें तो अटलांटिक महासागर संबंधित है, करेक्ट है। इरमिंजर की धारा की बात करें कहां से है, तो उत्तरी अटलांटिक से संबंधित है। ये अटलांटिक महासागर लिखा है, उत्तरी अटलांटिक संबंधित है, नॉर्थ अटलांटिक महासागर से धारा है, ध्यान रखिएगा। तो ये भी हम ठीक ही मान लेते हैं। और तीसरी है कैनारी की धारा। कैनारी की धारा की बात किया है, ठंडी जलधारा है और यह उत्तरी अटलांटिक प्रवाह है। उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, एक मिनट, हाँ उत्तरी अटलांटिक प्रवाह, हाँ ठीक है, ये भी ठीक है। तो उत्तरी अटलांटिक प्रवाह संबंधित है और यह दक्षिणी की भाग की ओर बढ़ती चली जाती है। तो तीनों ऑप्शन हमारे सही है, तो डी वाले, सी वाले पे से खिलाएंगे हमारा, ध्यान रखिएगा। तो तीनों ही सही हमारी। बेंगला की धारा अटलांटिक महासागर, इरमिंजर की धारा नॉर्थ अटलांटिक मतलब अटलांटिक महासागर, किनारे की धारा उत्तरी अटलांटिक प्रवाह संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट आता है चरणोजम मिट्टी के संबंध पर विचार करें, कौन सा कथन सही है? चरणोजम मिट्टी के बारे में कहा जा रहा है, यह समशीतोष्ण घास के मैदानों में पाई जाती है। बिल्कुल ठीक है। काले रंग की होती है, पोषक तत्वों से भरपूर होती है, तो दोनों ही ऑप्शन करेक्ट रहेंगे, सी वाला यहाँ पर सही हो जाएगा। तो आज हमने बेशक यहाँ पर 60 क्वेश्चन कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में 61 से लेकर 140 140 क्वेश्चन तक पूरे कवर करेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर बेल आइकन प्रेस कर लेना है और इसी तरह की वीडियो आ सके तो बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना है। साथ में हमारा जो ऐप आ चुका है, जिसको मैंने आपको बताया था यूपीएससी नेट नाम से, इसको डाउनलोड करके आप लोग मल्टीपल कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हो। तो एक बार जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। तो वीडियो पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।